हर किसी को जानना है कि आने वाला फ्यूचर उसका क्या है। अभी जो आने वाले 6 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं? क्या आने वाला समय वैसा ही होगा जैसा हम सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बदलाव हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जिनके संकेत हमें पहले से ही मिल रहे हैं? अगले 6 महीनों में बहुत कुछ हो रहा है ग्रहों के साथ। 15 दिसंबर के आसपास जुपिटर और केतु 15 दिन तक सेम डिग्री पे रहेंगे। केतु और जुपिटर का एक साथ आना किसी तरह का वायरस के फैलने के चांसेस बन जाते हैं। खाने की चीज़ों को लेके कमी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आगे आने वाले सालों में, तो खाने की चीज़ों को बर्बाद नहीं करना। रही बात शादी की, देखिए अब जिस तरह से स्थिति बदल रही है, अब आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गई हैं, पर हम ग्रह तो वही देखेंगे, शुक्र और गुरु, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो शादी हो। डू यू थिंक कि एआई जो है ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए चैलेंज है? बिल्कुल भी नहीं। जुपिटर का ट्रांजिट, बदलते हुए रिलेशनशिप्स और एआई के दौर में एस्ट्रोलॉजी का भविष्य। पहले टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स हाथ से कुंडली बनाते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई, सॉफ्टवेयर हो गए, एक मशीन से बात करके आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे भारत की प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट रिद्धि बहल जी के साथ। रिद्धि मैम, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सो मच शिवम। थैंक यू। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं, और जो आज का एपिसोड है उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और अच्छे होने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि हर किसी को जानना है कि आने वाला फ्यूचर उसका क्या है। और जो आज हम एपिसोड बनाने वाले हैं, मैं ऑडियंस को बता दूं कि भाई हम लोग कोई डराने के लिए नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि भाई आने वाला जो कल आपका है वो आपका अच्छे से बीत पाए। क्यों? क्योंकि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को कहीं थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं ना, तो इस टाइम पे सबको सुनने को मिल रहा था कि भाई जून में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। इतने दिन पहले से हम अलग अलग वीडियोस देख रहे थे, प्रेडिक्शन देख रहे थे जी। अब जब फाइनली वो ट्रांजिट हो गया है जी, तो क्या होगा दुनिया में, ये डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि अभी पास्ट जो हमारा पीछे मंथ गया है उसमें भी काफ़ी सारे गोचर हुए हैं, जिसमें जैसे बुध का, मंगल का, सूरज का, और काफ़ी सारे हुए हैं। और उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, चेंजेस हुए हैं। अभी 2 जून की हम लोग बहुत दिन से बातें सुन ही रहे थे, जैसे शिवम भाई ने बताया, उसमें भी बात चल ही रही थी। तो आज हम थोड़ा और डीप समझते हैं कि अभी जो आने वाले जो आगे 6 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा बातों को घुमाने की ज़रूरत है। और आपको कौन नहीं जानता मैम, सभी लोग आपको जानते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है हम सीधी बात करते हैं कि जो आने वाले 6 मंथ है वो कैसे जाने वाले हैं। ओके, तो देखिए अब जुपिटर तो राशि जुपिटर ने बदल दी है और जुपिटर कर्क राशि में आ गए, जहाँ पे वो उच्च के हो रहे हैं। जी जी। अब ये अच्छी बात है, जुपिटर हैं, प्लैनेट हैं विजडम के, नॉलेज के। जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं खाने पीने की चीज़ों को, फूड ग्रेन को। जुपिटर फाइनेंस, वेल्थ, राइट, इन सब चीज़ों के कारक हैं। अब वो इन सब चीज़ों के कारक ग्रह जो है वो उच्च के हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, जुपिटर जो है वो अतिचारी हैं। अच्छा। बहुत फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। अब ये तो हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि जुपिटर अतिचारी हैं, पर ये अतिचारी जो इनकी चाल है वो किस तरह का रिजल्ट देगी, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे हम और आप इस अतिचारी जुपिटर के ट्रांजिट से। जी। तो देखिए, उससे पहले जैसे कि कुणाल ने मुझसे पूछा कि आगे के 6 महीने कैसे होने वाले हैं, तो 6 महीने में जो है ना कुणाल, बहुत सारे प्लानिटरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी चेंज हो रहे हैं। अच्छा। एक तो अगस्त के महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो अक्टूबर का महीना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर में ही 31 अक्टूबर को जुपिटर जो है कर्क राशि में अपना पूरा 30 डिग्री पार करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा। जो 30 डिग्री का स्पैन है वो जुपिटर जनरली 1 साल लगाते हैं क्रॉस करने में। अब वो अतिचारी गुरु जो है यहाँ पे सिर्फ 5 महीने के अंदर, 5 महीने में भी 2 दिन कम है, और वो सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में केतु ऑलरेडी हैं, अब जुपिटर जो है वो जाके केतु से मिलेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी अभी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में ही। शनि, बुध और शुक्र तीनों के तीनों वक्री हैं। अच्छा। हाँ, सूर्य नीच के हैं, मंगल भी नीच के हैं, और सूर्य और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हैं। मंगल की पूरी दृष्टि है सूर्य के ऊपर में। सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, जी, राइट।
तो ये जो समय होगा, और नीच के मंगल का सूर्य को देखना एंड शनि का वहाँ पे वक्री होना जो है सरकार के लिए, जो रूलिंग पार्टी है, ये मैं इंडिया के केस में बात करें, जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्य वैसे भी इन जनरल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ओवरऑल भी जो है वो समय जो है वो विश्व भर में जो सरकारें हैं, जो प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द नेशन है, उनके लिए जो है वो एक बहुत अच्छा समय नहीं है। अब जुपिटर जो है 31 अक्टूबर को उन्होंने राशि बदल ली, सिंह राशि में आ गए। वहाँ पे केतु है। 15 नवंबर के आसपास केतु क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं, केतु और राहु तो वक्रीय होते हैं, और जुपिटर उस टाइम पे सीधा चल रहे होंगे, तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। तो 15 दिसंबर के आसपास 1 डिग्री पे दोनों के दोनों जो है 15 दिन तक सेम डिग्री पे रहेंगे, जुपिटर और केतु। अब केतु जो है वो कारक है वायरसेस का, और जुपिटर एक्सपेंशन का। केतु और जुपिटर का एक साथ आना यहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है कि किसी तरह का वायरस के फैलने के चांसेस बन जाते हैं। अभी हम लोग आजकल वैसे भी इबोला वायरस की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है उस समय में जो है ये जो इबोला के या किसी और तरह के वायरस के केसेस जो है वो सामने आए। जुपिटर, जैसे मैंने आपसे कहा, जुपिटर जो है वो कारक है फूड ग्रेन्स का, जुपिटर जो है वो कारक है आपके वेल्थ का। इस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो रखे हैं, अतिचारी क्या, हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में, भले ही उच्च के हैं पर जल्दीबाजी में। इस टाइम पे क्या होगा कि लोगों में ना एक अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, खाने पीने की चीज़ों को लेके, फाइनेंसिस को लेके एक बेचैनी, एक हड़बड़ाहट होगी। तो इस टाइम पे मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, कोई भी मनी से रिलेटेड चीज़ों को लेके जल्दीबाजी ना करें, सेविंग्स पे ज़रूर फोकस करें, राइट। क्योंकि देखिए अभी का अगर हम जून का भी अगर हम गोचर देखते हैं तो जून के महीने में अभी सूर्य जो है वो टॉरस राशि में है, राइट, और मंगल जो है वो हालांकि मेष राशि में है पर वो पाप कत्री में है, क्योंकि उनके एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य है। तो मंगल जो है वो कहने को अपने स्वराशि में, पर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। और जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो कुंडली थी, जिससे हम पूरे साल का इंटरप्रेट करते हैं, उसमें जो टॉरस राशि थी वो एफ्लिक्टेड थी, उस पर शनि की पूरी तरह से दृष्टि थी। टॉरस साइन जो है वो काल पुरुष की कुंडली का सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस मनी, पैसे का आता है, सेकंड हाउस खाने पीने का आता है। और जुपिटर का अभी अतिचारी होके उच्च का होना खाने पीने की चीज़ों की भी कमी को इंडिकेट करता है। ये हमें तब ज़्यादा देखने को मिलेगा जब वो केतु से जाके मिलेंगे। तो 15 नवंबर को 10-15 दिन के लिए केतु और जुपिटर जो है वो एक साथ हैं, तो वो बड़ा देखने वाला टाइम है। और उस समय जो मैंने आपको और बाकी जो प्लानिटरी चेंजेस बताए हैं, जो प्लानिटरी गोचर जो हो रहे हैं, ट्रांजिट जो हो रहे हैं, वो सारे जो हैं वो बहुत कुछ उथल पुथल उस टाइम पे इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो है 15 दिसंबर के आसपास रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और 25 जनवरी को जुपिटर फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो एक तो अतिचारी हो रहे हैं, राशि फटाफट बदल रहे हैं, फिर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड होके फिर से कर्क राशि में आ रहे हैं, और फिर इवेंचुअली अप्रैल में 13 अप्रैल के आसपास ये फिर पूरी तरह से सिंह राशि में आएंगे फिर दोबारा, राइट। अब ये एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब ये राशि बदल रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं या डायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये केतु से इनका कंजंक्शन 3 बारी हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। जो हम 6 महीने की बात कर रहे थे, तो ये इस 6 महीने में ये सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, तो ये हो रहा है। और जुपिटर जो है वो राहु केतु एक्सेस में जो आ रहे हैं, तो जब भी जुपिटर का कंजंक्शन केतु से या राहु से होता है, तो जैसे मैंने कहा कि बीमारी फैलने का, वायरसेस फैलने का ये जो है अंदेशा जो है ये देखा भी गया है पीछे, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगले 6 महीनों में बहुत कुछ हो रहा है ग्रहों के साथ। ग्रहों के साथ तो जैसा आपने बताया मैम, बहुत कुछ ही हो रहा है जी। ग्रहों के साथ तो हो रहा है मैम, घरों के साथ क्या होगा? क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हर किसी को अपनी चिंता पहले होती है। बिल्कुल। तो जब जुपिटर कर्क साइन में आ रहा है जी, या आ चुका है अब जी, तो जी, अब तो आ गया है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा लोगों की लाइफ में? उनके फाइनेंसेस पे, उनकी हेल्थ पे, उनके फैमिली, उनके रिलेशन, किस चीज़ पे ज़्यादा होगा? ओके, तो देखिए उसके लिए जैसे समझिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए जुपिटर किस चीज़ का कारक है। जो मैंने अभी आपको बताया, वेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन है, विजडम है, इन सब चीज़ों का कारक, नॉलेज है, इन सब चीज़ों का कारक जुपिटर है। अब
कर्क राशि जो जल तत्व की राशि है, ठीक है ना, तो इमोशंस लिंक हो गए वहाँ जल तत्व की राशि से। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव आपके सुख का भाव है, राइट, तो सुख के भाव में उच्च के होते हैं गुरु। चौथा भाव जो है वो आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। चेस्ट को अगेन फिर हम इमोशन से लिंक करते हैं, राइट, तो वहाँ पे जो है ये गुरु जो है वो उच्च के हो रहे हैं। इमोशंस यहाँ पे प्ले कर रहे हैं रोल, और फाइनेंसेस का जैसे मैंने कहा। अब क्या होगा, लोग जो है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को या फाइनेंसेस को लेके जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। Okay. और मैं लोगों को यहाँ पे कहना भी चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में पैसों को लेके कोई डिसीजन ना लें, राइट। और जुपिटर जो है वो, अभी हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो वर्ल्ड फाइनेंसेस, वर्ल्ड में जो पैसे की सिचुएशन है उसको जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से अभी वॉर का सिनेरियो हो रहा है, जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, तो फाइनेंशियल ट्रबल सारे देशों में हो रही है, ठीक है। मे बी अभी हमें सरफेस पे इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, देखने को मिल भी रहा है। इनफैक्ट महंगाई क्यों बढ़ रही है, अभी आप देखिएगा अभी और महंगाई बढ़ेगी। सो इन सच अ सिचुएशन लोगों को अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट, अननेसेसरली के खर्चे नहीं करने। फूड ग्रेन्स, खाने की चीज़ों को लेके कमी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आगे आने वाले सालों में, तो खाने की चीज़ों को बर्बाद नहीं करना। जितना आप फूड को संभालेंगे, जितना प्रिजर्व करके रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा, जुपिटर जो है ये जल तत्व की राशि में उच्च के होते हैं। अब शनि, जब हम जुपिटर की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ कि जुपिटर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम सिर्फ जुपिटर को लेके नहीं चलते, हमें और ग्रहों की भी क्या स्थिति है वो भी ध्यान में रख के चलनी होती है, जिसमें शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शनि, देखिए शनि भी मीन राशि में, जो कि जल तत्व की राशि है, और गुरु जब कर्क में आ गए हैं तो कर्क से वो एस्पेक्ट कर रहे हैं मीन राशि को, तो दोनों जल तत्व की राशियां जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी हैं अभी। तो आप देखेंगे पानी से रिलेटेड या वाटर रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। अभी देखिए जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वो वाटर बॉडी ही था, तो ऐसी आपको वाटर से रिलेटेड कोई वॉर या वाटर में वॉर या वाटर को लेके वॉर, ऐसा आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। क्योंकि जुपिटर है, बेनिफिक है, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें जैसे कि बीच में जैसे चला था गंगा सफाई अभियान, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हम पानी के बेनिफिक के लिए करें, कि मतलब वाटर कंजर्वेशन की हम न्यूज़ सुने कि भाई वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव वे में कैसे लगा सकते हैं। जब मंगल का कनेक्शन बनेगा कर्क राशि से या मीन राशि से, तो सुनामी, क्योंकि मंगल क्या करता है, मंगल एक्सप्लोसिव होता है, तो हमें जो है ऐसी न्यूज़ कुछ सुनने को मिल सकती है कि वाटर में कोई एक्सप्लोजन या वाटर में आपको सुनामी की कोई खबर या वाटर रिलेटेड कोई एक्सीडेंट, ऐसा हो सकता है। ओके। तो कोई स्पेसिफिक पीरियड है जिस टाइम पे ये सब कुछ हो सकता है? जब जैसे ही मंगल आएंगे, जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर के महीने में कर्क राशि में मंगल आ रहे हैं, जो कि नीच के होते हैं। अब मंगल वहाँ नीच के होते हैं, हालांकि तब तक जुपिटर जो है वो राशि परिवर्तन कर चुके हैं, पर फिर भी मंगल का कर्क राशि में आना, एक जल तत्व की राशि में आना इंडिकेट करता है कि किसी ना किसी जल से संबंधित खबर जो है वो हम सुन सकते हैं। ओके। या तो मैम ये तो जैसे हमने अभी जनरल बात करी, जी अभी हमने राशियों की भी बात करी जी, तो जैसे शिवम भाई ने भी बोला कोई स्पेसिफिक टाइम है हाँ, कि उस समय में हमें ज़्यादा सुनने को मिल सकता है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक राशि है जिसके लिए हमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है? देखिए स्पेसिफिक राशि जो है बिल्कुल है, पर उसके लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम सिर्फ एक ग्रह को या एक गोचर को पकड़ के नहीं चल सकते। बिल्कुल सही, राइट। जुपिटर की प्लेसमेंट, अब ये इस पे भी निर्भर करता है, जैसे जुपिटर उच्च के हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर वो आपकी कुंडली में किस राशि, किस घर के स्वामी हैं, एक इस पर निर्भर करता है। और जो वो उच्च के हो रहे हैं कर्क राशि, वो कर्क राशि आपकी कुंडली में कहाँ पे है। अब किसी के छठे घर के स्वामी है, किसी के 12वें का है, 8वें का है, तो ये गोचर इतना फेवरेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही, राइट। उसके अलावा जब हम गोचर को स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या आपकी वो दशा भी आ रही है। अगर आपकी जुपिटर की दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर आ रही है तो वो गोचर बिल्कुल 100% आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। अगर दशा नहीं आ रही तो रिजल्ट तो देगा, पर वो इतना इफेक्टिवली उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक ग्रह को लेकर नहीं चलेंगे, हम शनि की पोजीशन भी देखेंगे, हम राहु भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आपके किस घरों में जो है वो कौन से घर हैं जो एक्टिव हो रहे हैं। फिर देखिए एक किताब है मेरे गुरु श्री के.एन. राव की, जिसका नाम है डिप्स इनटू डिविनिटी, हिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। उसमें उन्होंने
स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर किसी इंसान के लाइफ का मिशन पता करना हो कि जी ये दुनिया में क्यों आए हैं और ये करना क्या चाहते हैं, तो जुपिटर की पोजीशन को देखिए कि जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है। ओके। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और ये देखा भी गया है कि जुपिटर जिनका 10वें घर में, या अगर आपका गोचर से 10वें घर में गोचर कर रहा है, मतलब 10वें घर में आ रहा है, कर्क राशि आपके 10th हाउस 10th लॉर्ड है, तो मतलब आपके लिए काम विद अ मिशन। अब वो समय है कि आप जो भी काम करेंगे आप एक मिशन के साथ, एक उद्देश्य के साथ और एक भलाई के लिए, एक सेल्फलेसनेस के इंटेंशन के साथ जो है आप काम करेंगे। ओके। दूसरी चीज़, चंद्रमा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चंद्रमा से जो है ये गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चंद्रमा से भी जुपिटर का जो ये गोचर है 10वें घर में बन रहा है, तो प्रोफेशनली, जो मैंने पॉइंट्स बताए, प्रोफेशनली एक तो अच्छा समय है, प्लस जो आप प्रोफेशन जो लेंगे वो प्रोफेशन ऐसा होगा जो कि एक मिशन के साथ होगा, जिसमें आप बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो जो मेरे गुरु हैं राव सर, उनकी कुंडली में जुपिटर 10वें घर में है और उच्च के हैं। तो देखिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में जो उन्होंने किया है, जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया और इतने एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने नॉलेज दी है, तो वो ये उच्च के जुपिटर का 10वें घर में होने के कारण ही हुआ है। तो अभी अगर जैसे अभी हमने काइंड ऑफ एक वार्निंग दी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं जी। अब अगर बात करें थोड़े से पॉजिटिव साइड की, तो आने वाले 6 महीने में ऐसा क्या बेनिफिशियल हो सकता है, अगर कोई स्ट्रेट टिप दे कि अगर आप ये करोगे तो आने वाले 6 महीने में आपको बेनिफिट होगा? अच्छा, देखिए कोई इंस्टेंट फॉर्मूला तो होता नहीं। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, कोई जनरल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं कहूँ कि सारी दुनिया ये करे तो ऐसा होगा। सबका इंडिविजुअल होता है। जैसे हमने बात करी कि गोचर होता है, दशा होती है, आपका क्या दशा चल रही है उस पर निर्भर करता है। पर जो मैंने आपको ये बातें बताई है ये कोई डराने का उद्देश्य नहीं, जैसे कि कुणाल ने शुरू में बोला भी था। देखिए क्या होता है कि हम कुछ भी हमारे साथ सही नहीं हो रहा होता है तो हम सबसे पहले ना दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं, कभी सिचुएशन पे, कभी लोगों पे, इसके कारण ऐसा हुआ, रादर देन कि हम ये बैठ के एनालाइज करें कि इसका रूट कॉज क्या है और हम इसको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, वो हम नहीं करते हैं। तो उच्च का जुपिटर, जैसे मैंने कहा, विजडम का ग्रह है ना, पर जल्दी में है, तो क्या होगा कि हम जल्दीबाजी में ना विजडम को भूल जाएंगे 1 मिनट को। ये हमें नहीं करना है, हमें बैठ के एनालाइज करना है कि अगर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में सही नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, और उसका जवाब अगर हम ढूंढेंगे तो हमें हमारे अंदर से ही मिलेगा। क्योंकि जुपिटर जो है वो ज्ञान का कारक है, जुपिटर गुरु है। गुरु क्या करता है? गुरु जो है हमें एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। तो ये उच्च के जुपिटर तो यही करने आए हैं, हमें एक राह दिखाने आए हैं। पर हमें अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना है ना उसके लिए, कि हम वो उस चीज़ को इनकैश करें। नहीं तो क्या होगा, वो उच्च के राशि से निकल जाएंगे, फिर हम कहेंगे अरे उच्च के जुपिटर आए, कुछ हमारा तो कुछ वाला ही नहीं हुआ। पर हमने ये नहीं देखा कि हम कितने प्रिपेयर्ड थे उस सिचुएशन को इनकैश करने के लिए। तो हमें अपने आप को इस तरह से अपने को प्रिपेयर करना है कि हम इस समय में अपना जो विजडम है, जो अपने नॉलेज है, जो अपना ज्ञान है, वो किसी भी फील्ड में, हम अक्सर ज्ञान से समझते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, नहीं, एजुकेशन नहीं, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें उस प्रोफेशन से रिलेटेड नॉलेज, जिससे कि आपका प्रोफेशन में और ग्रोथ हो, वो हम क्या कर सकते हैं। तो जिस भी फील्ड लाइफ के आप हैं उसमें किस तरह से आप उस फील्ड में और नॉलेज ऐड करके कैसे और ग्रो कर सकते हैं, ये इस पीरियड में आप बिल्कुल कर सकते हैं। इट विल बी वेरी फेवरेबल। तो इसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी ज़्यादा भागे दौड़े नहीं, अपना शांत रहें और बिल्कुल उसको समझ के ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जुपिटर, जैसे मैंने कहा गुरु, तो जैसे रेमेडी में भी हम कई बार बताते हैं और जैसे लोग पूछते भी हैं, तो जो गुरु हैं हमारे, या जो गुरु समान लोग हैं, जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं 9th हाउस को। 9th हाउस लक का भी है, 9th हाउस फादर का है। राइट, तो फादर को, तो फादर फिगर या फादर के समान एज के जो लोग हैं या गुरु हैं, ऐसे लोगों की सेवा करें, ऐसे लोगों की गाइडेंस लें, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लक में इजाफा करेगा, आपको एक राह दिखाएगा, एक डायरेक्शन देगा लाइफ में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके सब कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो मैम अभी तक हमने इतनी सारी बातें कर ली, हमने वर्ल्ड की बातें कर ली, हमने वायरसेस की, फ्लड्स की बातें कर ली, बट अभी मैं आपका रिसेंट पॉडकास्ट देख रहा था रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था, आजकल शादियां क्यों नहीं टिक रही? अब देखिए जुपिटर उच्च के हो रहे हैं तो शादी टिकनी चाहिए। अच्छा। हाँ, देखिए जुपिटर वैसे भी हम जो है मैरिज का कारक मानते हैं, शुक्र भी होता है, शुक्र इन जनरल मैरिज का कारक होता है। जुपिटर जो है वो एक लड़की की हॉरोस्कोप में हस्बैंड का कारक होता है। और वैसे भी जुपिटर जो होता है, जुपिटर को कहा जाता है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। कहते हैं अगर जुपिटर लग्न में हो, क्लासिक में लिखा हुआ है कि जुपिटर अगर लग्न में होता है तो 1.25 लाख दोष भी माफ।
मतलब अगर आप कुछ इतने गलतियां भी करने तो वो भी माफ, अगर जुपिटर लग्न में है। हालांकि जुपिटर लग्न में जो है वो बनाते ही आपको एक राइटेस्ट पर्सन है, एक मॉरल्स वाला, विजडम वाला पर्सन, कि आप गलत करते ही नहीं है जनरली, राइट। आप में मॉरल वैल्यूज आपकी बहुत हाई होती हैं। तो अब रही बात रिलेशनशिप की, सो देखिए इन जनरल ही आजकल रिलेशनशिप्स जो है ना वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। उसमें हम जुपिटर को रिस्पॉन्सिबल माने तो वो मैं नहीं कहूँगी कि दैट इज़ एंटायरली रिस्पॉन्सिबल, पर इन जनरल जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। एक्सपेक्टेशन, इट्स नॉट ईगो या इक्वालिटी नहीं है, आज वाली का पॉइंट नहीं आता है, वो भी कई केसेस में है, पर जो मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर में सर्टनली आपकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। अब उस चीज़ को अगर हम जुपिटर से कनेक्ट करें, क्योंकि जुपिटर जो है वो प्लैनेट है विजडम का और पेशेंस का, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है और पेशेंस की भी कमी आ रही है, एज अ रिजल्ट शादियां ज़्यादा टूट रही हैं। तो जुपिटर का वैसे भी देखिए क्लासिक में ये भी कहा गया और ये देखा भी गया, जुपिटर जब भी 7वें घर से, सप्तम भाव से या 7th लॉर्ड से कनेक्शन बनाते हैं तो हम ये कहते हैं सेविंग ग्रेस है। ठीक है, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो सकता है आपस में खटपट चले, पर शादी टूटेगी नहीं। तो जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंड रिलेशनशिप, राइट, और एक बहुत पॉजिटिव रोल होता है। राइट, शुक्र का भी होता है, पर शुक्र से ज़्यादा मैंने जो देखा है वो जुपिटर का ज़्यादा रोल हो जाता है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि वो विजडम, आपकी समझ, सूझबूझ का ग्रह है। तो अगर आपकी सूझबूझ सही है, इफ कहते हैं ना, अगर आपका हेड इज़ एट द राइट प्लेस तो आप लाइफ में सही ही करेंगे। सो रही बात की आजकल ही क्यों टूट रही हैं, अब सोसाइटी का जो सेटअप जिस तरह का हो गया है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि मैरिजेस टूट रही हैं। पेशेंस की शायद हम लोगों में कमी हो रही है, ये भी एक कारण है कि शादियां टूट रही हैं। तो जो आने वाले क्योंकि हम 6 मंथ की बात कर रहे हैं, तो जो आपने जैसे बोला कि जुपिटर आ रहे हैं कर्क पे, तो जैसे तो उस हिसाब से आपके हिसाब से 6 महीने ठीक जाने वाले हैं रिलेशनशिप के लिए, या क्या है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि उच्च के गुरु अगर हो रहे हैं, और अगेन देखिए अगर आपके सप्तम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं या आपके मैरिज के 7th लॉर्ड से कनेक्शन बना रहे हैं, तो इन लोगों के लिए लग्न से कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो रिलेशनशिप के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। और देखिए जब भी ये वक्री होंगे, फिर वक्रिय से फिर डायरेक्ट होंगे, तो जब भी कोई भी ग्रह, खास करके जुपिटर और शनि जब वक्रिय होते हैं और जब वक्रिय से मार्गी होते हैं, तो इनका जो ये मूवमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस टाइम पे जो बहुत से जो रुके हुए काम होते हैं वो होने लग जाते हैं, या बहुत से काम, ये कहा जाता है जो भी स्थिति है वो पलट जाती है। तो जैसे ऐसा सुनने में आता है कई बार कि अरे बहुत हम शादी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बच्चों की, पर हो ही नहीं रही है। तो ये वो समय आएगा जब डायरेक्ट से जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होंगे या रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे, तो आपको सुनने को मिलेगा अरे हाँ बड़े टाइम से काम अटका हुआ था पर देखो अब हो गया। राइट, और खास करके रिलेशनशिप को लेके, या बहुत से ऐसे भी केसेस सुनने को मिलेंगे जहाँ कपल्स ने सोचा होगा कि नहीं अब हम साथ नहीं रह सकते, पर उन्होंने कहा नहीं अब जो है हमें वी शुड गिव इट अ ट्राई। तो उनका जुपिटर का जो मूवमेंट है, जो प्लेसमेंट है, वो इस तरह से है कि इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर माइंडसेट। एज अ रिजल्ट वो जो है रिलेशनशिप पे अपना काम करेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो ये जो जुपिटर का एग्जॉल्ट होना ये अच्छा इंडिकेशन देता है। यानी कि ये कह सकते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनकी होने वाली है। बिल्कुल 101% होने वाली है। चलिए देखते हैं। बाकी तो लगन, जैसे आपने बताया कि जिनके लगन में होता है जुपिटर, वो झूठ नहीं बोलते या उनके चीज़ें कहीं ना कहीं, तो मतलब मेरे लिए मान सकते हैं कि मैं भी वैसे ही हूँ, मेरे भी लगन में। देखिए उनके लिए कहा जाता है, जो मैंने एक बात कही कि 1.25 लाख दोष माफ, दूसरा ये कि वो डिपेंडेबल लोग होते हैं, भरोसे लायक होते हैं, वो किसी को चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते। बाकी देखिए और कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि इवेंचुअली चंद्रमा आपका मन का कारक है, लग्न का स्वामी कहाँ पे है। पर फिर भी एक अगर आप कुंडली देखो और किसी का जुपिटर केंद्र में भी हो तो ये कहा जाता है कि ये बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है जुपिटर का, और ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पे ट्रस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपके पास जो कपल्स आते हैं तो कोई एक कॉमन पैटर्न दिखता है उनके चार्ट्स में जो आपको दिखा हो कि भाई जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं तो ये चीज़ कॉमन है? क्योंकि इसमें क्या है कि आप काफ़ी सालों से देख रहे हैं, आपने पीछे 10, 12, 15 साल पहले भी चीज़ें देखी, अभी भी आप देख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या मेजर इश्यूज या क्या चीज़ें आ रही हैं उसमें? देखिए जैसे मैंने कहा सोशल सेटअप और एडजस्टमेंट या पेशेंस लेवल कम होना, ये तो एक चीज़ है ही है। ये तो देखिए सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है ये सारी चीज़ें बदलती हैं, वो बदलता है। हम क्योंकि
यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात करें और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा मैंने क्या देखा या क्या मैं देखती हूँ जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सच अ सिचुएशन, राइट। जैसे मैंने कहा जुपिटर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जुपिटर की क्या पोजीशन है, वो आपके 7th हाउस से कितना क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा है। दूसरा एक पॉइंट जो मैंने एक देखा था, रिसर्च भी की इसके ऊपर, वो है जुपिटर और शुक्र, गुरु और शुक्र का आपस में रिलेशन। जब जब गुरु और शुक्र केंद्र में है, एक दूसरे से अच्छे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से 1-7 में है, 4-10 में है, ऐसे एक्सेस में अगर बैठे हुए हैं, तो इन सच अ केस अगर प्रॉब्लम्स भी हैं शादियों में तो शादी टूटेगी नहीं। आपस में समझा के कपल को उन सिचुएशन को जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। पर यदि शुक्र और गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी का, शुक्र और गुरु एक दूसरे से 6-8 के एक्सेस पे बैठे हैं, 2-12 के एक्सेस पे बैठे हैं, तो इन सच अ केस शादी में दिक्कतें आती हैं और कई केसेस में मैंने देखा है कि सेपरेशन भी होने के चांसेस हो जाते हैं। मे बी कपल साथ भी रह रहे हो पर उनमें आपस में बनती नहीं है। तो जब भी अगर आपके घरों में किसी की शादियां हो रही हैं और ये चॉइस है हमारे पास कि हम पत्री मैच करें, तो गुरु की और शुक्र की आपस में क्या स्थिति बन रही है लग्न कुंडली में भी और नवांश में भी अगर देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है क्वालिटी ऑफ मैरिज। एक तो शादी होना होता है, एक क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि शादी की क्वालिटी अच्छी हो। अप्स एंड डाउन्स तो देखिए हर मैरिज में होते हैं, तो ये कहना कि कोई भी मैरिज 100% परफेक्ट या हैप्पी होती है, ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी क्वालिटी ऑफ मैरिज किस तरह की होगी, वो गुरु की और शुक्र की आपस में क्या स्थिति है, वो बहुत कुछ इंडिकेट कर जाती है। ओके तो जैसे अभी तक हम देखते आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन मैरिजेस का मतलब चेंज होता जा रहा है, रिलेशनशिप्स का मतलब चेंज होता जा रहा है, तो आने वाले 5-10 साल में आपको क्या लगता है क्या चेंज और आएगा? देखिए ज्योतिष का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं देश, काल और पात्र, राइट। कि जब भी कोई भी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर जो है जब भी कोई प्रिडिक्शन करेंगे तो वो देश, काल और पात्र, देश मतलब जिस जगह पे हैं, जैसे अब हम हिंदुस्तान में तो हमारा यहाँ का सोसाइटी का सेटअप अलग है, आप वेस्ट में जाएंगे तो उनका सोसाइटी का सेटअप अलग है। हमारे यहाँ शादी का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, उनके यहाँ बहुत डिफरेंट है, राइट। काल हो जाता है टाइम। नाउ टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 50 साल पहले अगर आप किसी की कुंडली देखते तो आपकी प्रिडिक्शन अलग होती, आज वो अलग होगी। तो क्या ग्रह अलग हो गए? नहीं, ग्रह अलग नहीं हो, ग्रह तो वही है, राइट। पर जो समय है, समय के साथ चेंज होना, जैसे प्रोफेशन की हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अब जो क्लासिक किताबें हैं प्रोफेशन की, जैसे विरत पराशर होरा शास्त्र, उसमें सिर्फ 4 श्लोक लिखे हुए हैं प्रोफेशन को लेके, क्योंकि पहले ये माना जाता था, ये ऐसा होता था कि जो काम फादर कर रहा है वही काम बेटा करता था, राइट। और इतने चॉइस ऑफ प्रोफेशंस होते ही नहीं थे। अब आजकल देखिए पिछले 10 सालों में ही देखिए आप कितने सारे प्रोफेशंस हो गए। हम भी जब बड़े हो रहे थे तब मेडिकल होता था, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या ज़्यादा हो गया MBA करना है, पर आजकल इतने सारे प्रोफेशन हो गए। और कुंडली क्या ये सब प्रोफेशंस नहीं बताती है? बिल्कुल बताती है, राइट। तो ये काल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पात्र, पात्र मीन्स पर्सन, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कि एस्ट्रोलॉजर के उसमें होता है कि जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर की क्या क्वालिटी होती है, तो उसमें ये कहा जाता, उसमें ये लिखा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए कि पात्र कौन है, क्या जो आप उसको बता रहे हैं उसको वो पॉजिटिवली ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, उसको किस तरह से आप समझाएंगे कि वो उसको फायदा उठा सके। तो पात्र भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, और समय के साथ साथ ये सिचुएशन जो है वो बदलती है। तो जब भी हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़, ये 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के फिर प्रिडिक्शन करना होता है। अब रही बात शादी की, देखिए अब जिस तरह से स्थिति बदल रही है, अब आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गई हैं। अब वो जैसे वेस्ट में भी था, वेस्ट में रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप, कोई ज़रूरी नहीं कि शादी। हमारे यहाँ ये होता था रिलेशनशिप मतलब कि शादी, है ना। पर हम ग्रह तो वही देखेंगे, शुक्र और गुरु, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो शादी हो, राइट। पर यह है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप का है 2 जनों का एक दूसरे का साथ निभाना, एक साथ देना। शादी का भी यही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, हमने उसका टर्म चेंज कर दिया है, पर एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो वही पैरामीटर्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल और हैप्पी रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है। पर हाँ, जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे वैसे चीज़ें तो बदलेंगी।
इसके अलावा मैम जैसे जैसे लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, तो आज के टाइम में एक चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरे को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, मैं भी वही करने गया जो सब लोग आजकल सारे जेंसीज कर रहे हैं, चैट जीपीटी खोला, उसको अपना डेट टाइम लोकेशन दिया, मेरा ये है, अब मेरे बारे में बताओ। फिर मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया, अच्छा ये प्लेनेट इसमें है तो ऐसा होगा, ये प्लेनेट इसमें है तो ऐसा होगा, और कई बार बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अच्छा, जैसे तो जैसे कि जो एक्चुअल लाइफ में हो रहा है वो भी उसने बताया। अच्छा, ओके। तो जो जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी बैठते हैं तो वो भी जो चीज़ें बताते हैं ना, तो एआई में भी कहीं ना कहीं बहुत लेवल तक वो चीज़ें मिली हैं। तो डू यू थिंक कि एआई जो है ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए चैलेंज है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें मेरा भी एक रोल है कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उसको सब कुछ बताया, हाँ, उसने मेरी जो लगन राशि है वही गलत बता दी। Exactly. तो उस दिन से मेरा विश्वास ही उठ गया। मैं नहीं पूछूंगा उससे कुछ। बिल्कुल। तो आप बताइए कि फ्यूचर है क्या इसका? सर्टनली देखिए, अब टेक्नोलॉजी तो हमारे जीवन का हिस्सा हो गई। पहले टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स हाथ से कुंडली बनाते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम सॉफ्टवेयर हो गए, मैं भी सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, जो कि चीज़ें बहुत आसान हो गई उससे, सर्टनली। बट हाँ, हमें सिखाया गया और हमें आता है हाथ से भी कैसे बनाते हैं। और एक सही एस्ट्रोलॉजर कि ये पहचान भी होती है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को देख के ही नहीं मानेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आ जाता है। आप देखिएगा अलग अलग सॉफ्टवेयर में कई बार लग्न अलग अलग आ जाते हैं। यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज काम आती है कि वो ये देख के फिक्स कर सके या पहचान सके कि ये जो पर्सन मेरे सामने बैठा है उनके लाइफ इवेंट से या उनकी अपीयरेंस से कि इनके ऊपर इनका कौन सा लग्न सही है, क्या इनका बर्थ टाइम अगर ये जो बता रहे हैं क्या ये सही है भी कि नहीं है। ये आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं बताएगी, ये आपकी पर्सनल नॉलेज ही आपको गाइड कर सकती है। एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। एक तो पहला ही सवाल हुआ। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आएगी, एप्स आ गए, पहले सॉफ्टवेयर आए, फिर अब एप्स आ गए, अब एआई आ गई है, ठीक है, ये टूल्स हैं, ये पैटर्न्स बताते हैं आपको, पर इनको कमांड तो हम ह्यूमंस ही देते हैं ना, राइट। उसके बिना तो ये कुछ नहीं कर सकते। इनमें दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, दिस इज नॉट एक्चुअल इंटेलिजेंस। और जो चीज़ जैसे एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन हो गया या डॉक्टर्स का हो गया या हीलर्स का हो गया, उसमें ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, राइट। आप एक मशीन से बात करके आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, राइट। और अगेन उसमें यू डोंट नो, आपको अश्योरेंस भी नहीं है कि जो मशीन बता रही है वो सही भी है कि नहीं है। और जो मुझे जो पता है, जो मैंने भी, जैसे आपने कहा, मैंने भी ट्राई करके देखा एआई में डाल के कि क्या होता है, तो जो वो बता रही है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर पैटर्न बता रहे हैं, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहे कि जब आपकी ये दशा में ये अंतरदशा या ये प्रत्यंतर दशा आएगी तब आपके साथ ये चीज़ होने का चांस है। दिस इज एक्चुअली प्रेडिक्शन। देखिए, ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये हमारे आगे हमारा फ्यूचर, हमारा समाज, उसको शेप अप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेक्नोलॉजी कैन बी अ टूल, पर ये कहना कि टेक्नोलॉजी उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ओके। तो यानी कि डरने वाली बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो मैम, दोबारा से अगर हम वहीं चले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और हमने ये कहा था कि आने वाले 6 मंथ किस तरीके के रहने वाले हैं जी। तो अभी जैसे शिवम भाई ने बताया था कि लोग कहीं ना कहीं अपने बारे में, घर के बारे में पहले जानना चाहते हैं, तो पर मेरे साथ ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि हमारे घर के साथ साथ हमें बाहर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइज, अगर हम बात करें कि आने वाले जो 6 मंथ है वो कैसे रहने वाले हैं। देखिए कुणाल, उसमें जो मैंने आपको अक्टूबर का महीना बताया, जब शनि, शुक्र और बुध वक्रीय हैं, मंगल और सूर्य नीच के हैं और जुपिटर राशि बदल रहे हैं, वो जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इंडिया के केस में, इंडिया की भी मंगल की भी दशा चल रही है। 2 चीज़ें उस टाइम पे जो मैं फोर्सी करती हूँ, एक तो जो रूलिंग पार्टी है उसमें जो है क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, जो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अभी बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा है, पर अभी बाहर से सब कुछ दिख रहा है कि पार्टी एक ही है, सब एक साथ हैं, पर आगे आने वाले महीनों में, 6 महीने के अंदर में हम ये देखेंगे कि पार्टी के में मतभेद होंगे और मतभेद जो है वो लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अभी तक हम डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, पर हमें उस समय अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम किसके साइड हैं। हम डिप्लोमेटिकली नहीं कर सकते कि हम यूएस को भी खुश कर लें, हम चाइना को भी खुश कर लें, हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी को खुश कर लें, इंटरनल भी हम लोगों को खुश कर लें, ऐसा चांसेस कम है। हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड उस टाइम पे लेना पड़ेगा। दूसरा, देखिए, केतु जब भी सिंह राशि में आता है तब जो है प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, राइट। जुपिटर का, जैसे मैंने कहा, जुपिटर केतु जब एक साथ आएंगे,
जब जुपिटर और केतु एक साथ आएंगे, ये दोनों आएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि जो है इंडिया की कुंडली में चौथे भाव को रिप्रेजेंट करती है। चौथा भाव जो है किसी भी देश की कुंडली में जो हम देखते हैं चौथा भाव, वो उस देश की आंतरिक स्थिति के बारे में देखते हैं, इंटरनल सिचुएशन। तो केतु और जुपिटर का वहाँ पे आना एक इंटरनल अनरेस्ट, मतलब केतु के आने से भी हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में एक बेचैनी से है, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब जो है लीडरशिप के अगेंस्ट में, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में लोग जो है खुल के ओपनली आ रहे हैं। और केतु जब सिंह राशि में आते हैं तो प्रोटेस्ट हम देखते हैं। जब चाइना में जब तिननम स्क्वायर पे प्रोटेस्ट हुआ था, तब राहु केतु की यही सिचुएशन थी, यही राशियां थी, यही एक्सेस था लियो और एक्वेरियस का, जो आज के टाइम पे इस अभी समय में है। इसीलिए आपने बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट भी देखे थे, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, इंडिया में भी सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं और बहुत सारे लोग अब ओपनली जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये तो हमारी कंट्री के लिए है। दूसरा जो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि ईरान का क्या होगा, क्या वॉर में वो पीस हो जाएगा? देखिए, ईरान में जो है जो जुपिटर का जो ये गोचर है, अगर हम ईरान की कुंडली में लगाते हैं तो जुपिटर जो है वो उनके लग्न में गोचर कर रहे हैं। अब जुपिटर तो लग्न में गोचर कर रहे हैं, ठीक है, पर राहु जो है वो उनके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और दशा भी जो है इनकी जुपिटर में राहु की चल रही है। अब 8th हाउस का राहु क्या करेगा, वो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई सीक्रेट एजेंडा जो है उनके ही लोग उनके अगेंस्ट में करेंगे। हाँ, जैसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली स्थिति होगी कि कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ उनके इंटरनल जो सिचुएशन होगी ना वो अच्छी नहीं होगी। दूसरा, फूड क्राइसिस, खाने का क्राइसिस। वैसे तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कह रही हूँ कि फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, शॉर्टेज होगी, पर ईरान में खास करके आप देखेंगे खाने को लेके क्राइसिस जो है वो बढ़ेगा। यूएस के केस में अगर हम ये गोचर लगाते हैं तो यूएस के केस में राहु जो है वो उनके नेटल मून के ऊपर से गोचर कर रहा है। शनि जो है वो उनके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। उनकी भी जो दशा है वो राहु में मरकरी की चल रही है और ये दोनों जो है उनके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। जो अक्टूबर का महीना है स्पेसिफिकली, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और यूएस के लिए एज अ कंट्री इज़ नॉट अ गुड टाइम। तो दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। अगेन, डरने की बात नहीं है, इट्स नथिंग नेगेटिव। देखिए, वर्ल्ड में सिचुएशंस होती हैं, सिनेरियोज आते हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो काम है, वो ये है कि आपको सही गाइडेंस देना, जिससे कि आप प्रिपेयर्ड रहें और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये आप करें। बिल्कुल। सो ये जो आगे 6 महीने है ना, ये बहुत कुछ ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो वैसे भी हमारा मोटिव भी यही है इस पॉडकास्ट को बनाने का कि जो लोग, अब जैसे कई चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में हो जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा या सुना ही नहीं होता। बिल्कुल। पर अगर हमें पहले से कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है तो हम कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। बिल्कुल। और उसको हम फिर झेल जाते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाली चीज़ है, इसलिए हमने ये एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो आने वाले 6 मंथ हैं वो लोगों को पहले पता चल जाए और वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हैंडल कर लें। बिल्कुल। जैसे मैम, अभी अगर हम बात करें कि 6 मंथ तो ठीक है, कंप्लीट है हमारे, अगर हम 2030 तक चले जाएं, मतलब और आगे चले जाएं, जैसे अभी 2026 चल रहा है, अगर हम 4-5 साल आगे देखें तो तब आपको क्या दिखता है, फ्यूचर क्या दिखता है, लोगों का क्या दिखता है, या फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या दिखता है आपको? देखिए, 2030 में ना शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि सॉरी मैं आपके इसमें, क्योंकि हमें अभी हमने जो पास्ट में एपिसोड किया था उन्होंने तो काफ़ी कुछ बताया था हमें 2030 के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि 2030 हमारा या इंडिया का कैसा आ रहा है? देखिए, 2030 में जो है ना, जैसा कि प्रिडिक्शन है और जैसा कि होगा भी, कि वी विल बी इन मिडल ऑफ अ फुल फ्लेजेड वॉर। शनि जो है वो उस टाइम पे रोहिणी नक्षत्र में होंगे। जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, इंडिया के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी इट इज़ अ सेंसिटिव टाइम। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि जब राजा दशरथ थे, जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आ रहे थे, तो ये कहा गया था कि जी बहुत बड़ा अकाल आएगा। मतलब इट वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस। और ये पहले भी देखा गया है, जब शनि जो है, जो कि हर 30 साल में होता है, रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, तो वो बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड होता है। तो 2030 जो है, 30 और 31 तक का जो समय है वो सेंसिटिव है। उसके बाद जो है पूरे विश्व की बात करें, हीलिंग टाइम आएगा, जब जो है दुनिया में मेजर चेंजेस आएंगे,
जो अभी जो स्थिति चल रही है कन्फ्यूजन की, क्योस की, एक ग्रीड की, लालच की, हर देश एक दूसरे को सप्रेस कर रहा है, तो वो जो स्थिति है ना वो उस टाइम पे ख़त्म होगी, पर 2030 में नहीं हो रही, 2031 के बाद होगी। तो शांति जो है वो 2031 के बाद हीलिंग है। स्टार्ट हाँ, हो जाएगी। देखिए 2020 में, दिसंबर 2020 में शनि और गुरु दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आए थे, बिल्कुल 0 डिग्री पे आए थे, कि ये बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होता है। गुरु और शनि का इतना पास आना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कंजंक्शन, और क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े ग्रह हैं तो ये कहा जाता है इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कई सालों तक देखने को मिलता है। तो तब भी ये प्रेडिक्शन की गई थी कि ये पूरा जो डेकेड है 2020 वाला, 2020 से लेके 2030 वाला, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का डेकेड है। और अब आप देख भी रहे हैं जिस तरह से उथल पुथल हुई है, पहले यूक्रेन वॉर हुआ, फिर ईरान हुआ, और जिस तरह से एक अनसेट टेंशन है सब देशों के आपस में, ये सब एस्ट्रोलॉजिकली अगर मुझसे पूछें तो बहुत हद तक जुपिटर और सैटर्न का एक साथ इतना पास आना रिस्पॉन्सिबल है ऐसी स्थिति के लिए। मतलब हमारी जनरेशन बहुत कुछ देख के जाएगी। बिल्कुल, बहुत कुछ। हम आने वाली जनरेशन का सिलेबस बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एस्ट्रोलॉजिकल आपने सारे उसके पीछे रीजनिंग दी, सारा लॉजिक बताया कि क्या क्यों होने वाला है, एंड टिप्स दी कि कैसे हम उससे एक अच्छे तरह से उस फेज से निकल सकते हैं। बिल्कुल, और मैं फिर दोबारा उस चीज़ को बोलूँगा कि ये एपिसोड बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। हैव फेथ, ट्रस्ट। देखिए मंत्र उच्चारण, हमारे यहाँ मंत्रों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, पूजा पाठ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। वो इसीलिए दिया गया है कि मंत्र क्या करते हैं, मंत्र जो है वो प्रिपेयर करते हैं हमें मेंटली एक सिचुएशन से डील करने में, राइट। इसीलिए मंत्रों का जो शास्त्र है वो भी अपने आप में एक पूरा साइंस है और पूरा लॉजिक है। ये नहीं है कि किसी दिन एक ऋषि का मूड आया और उन्होंने एक मंत्र लिख दिया, नहीं, देयर इज़ अ होल लॉजिक, होल रीज़न बिहाइंड इट। तो इसीलिए हमारे ज्योतिष में भी और उसके अलावा भी जो है मंत्र उच्चारण और मंत्रों में शरण पाना या अपने आप को सरेंडर करना टू द मंत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जो भी मंत्र आप जिसमें आपका फेथ है, आप वो ज़रूर करिए। वो आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देगा। मेंटल स्ट्रेंथ आएगी तो आपको सही गाइडेंस, सही राह भी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।